everyone, welcome to my channel PM Biology. In this video lecture we are going to study a new chapter of the 12th class NCERT book, that is chapter number 6, and the name of the chapter is Molecular Basis of Inheritance. In this chapter we are going to focus on all the points, that is the 6.1 is the DNA, 6.2 is the search for genetic material, 6.3 is the RNA world, 6.4 is the replication, 6.5 is the transcription, then genetic code, then there will be translation, and then regulation of gene expression, human genome project and DNA fingerprint. So let's start with the introductory part of this chapter. So in this chapter, what we have seen in the previous chapter, that is given in the first para. So what we have seen, what we have discussed up to now, that is the Mendelian theory, Mendelian laws, which we have already discussed in the previous chapter. In that chapter, the factor which was told by the Mendel, that we have seen, and what are the diseases related to the Mendelian traits, and then this chromosomal disorders, all we have discussed. Now in this chapter, DNA and its replication, RNA, what is the difference in the DNA, RNA, all these points we are going to discuss. So let's begin with the introduction. In the previous chapter, what we have learned, the inheritance pattern and the genetic basis of such patterns. At the time of Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of inheritance was not clear. तो यहाँ पे फैक्टर्स जो मेंडल ने बोला था, तब तक जीन का उतना क्लियर आइडिया नहीं था. ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द पोटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड. लेकिन बाद में जब कुछ सालों बाद, जैसे 100 years लेटर, इसका जो नेचर होता है वो उतना थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनकी स्टडी, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, अच्छे से क्लियर उसका स्ट्रक्चर उनको मालूम होने लगा. तो DNA, that is deoxyribonucleic acid, is the genetic material at least for the majority of organisms. So बहुत सारे organisms में, या फिर हम बोल सकते हैं majority of organisms, they are consisting of DNA is the genetic material. And in class 11 you have also learned the nucleic acids और द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होंगे? पॉलीमराइजेशन अगर न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, एक पॉलीमराइजेशन मतलब एक साथ जुड़ जाना, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के बड़ा सा स्ट्रक्चर बना देना, ऐसे पॉलीमराइजेशन होते होते DNA RNA बनता है. Okay, so deoxyribonucleic acid, that is DNA, and ribonucleic acid, that is RNA, are two types of nucleic acids found in living system. तो ये हमें मालूम है कि most of the organisms, हम बोलते हैं कि DNA प्रेजेंट होता है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जिसमें RNA प्रेजेंट होता है, जैसे कि वायरसेस. लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि RNA हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं है. हमारे बॉडी में RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका फिर ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनता है. तो RNA हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो ऐसे हम ये भी हम आगे जाके देखने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ज़रूर. देन DNA एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो DNA क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जैसे एक्ट करता है. और RNA क्या होगा? RNA, दो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर. तो यहाँ पे RNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वायरसेस में प्रेजेंट होता है. और हमारे बॉडी में या फिर किसी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, जैसे DNA जब प्रोटीन बनाना चाहता है तो उसको पहले ट्रांसक्राइब होना पड़ता है, फिर ट्रांसलेट होना पड़ता है. तो उसको हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा थेरी बोलते हैं उसको. तो क्या होता है? DNA से ट्रांसलेट होके प्रोटीन mRNA बनता है, और mRNA से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है. तो यहाँ पे RNA बीच में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, लेकिन वो अनस्टेबल होता है. ठीक है.
तो अब आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल, आरएनए का एडिशनल रोल भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इट फंक्शंस एज अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल. In 11th class, you have already learned the structures of nucleotides and the way these polymers unite are linked to form nucleic acid polymers. In this chapter, we are going to discuss the structure of DNA, its replication, the process of making of RNA from DNA, that is transcription, the genetic code that determines the sequences of amino acids in protein, the process of protein synthesis, that is translation, एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन. सो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो यहाँ पे द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट डिकेड्स हैज़ set a new era in genomics. In the last section, the essentials of human genome sequencing and its consequences will be also be discussed. तो यहाँ पे लास्ट का सेक्शन होगा, इस चैप्टर का लास्ट का जो पॉइंट होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, उसके इम्पोर्टेंसेस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सब हम देखेंगे लास्ट section of this chapter. Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA. तो यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे RNA का स्ट्रक्चर होता कैसा है. बेसिकली RNA कैसा दिखता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है और उतना ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो ये दोनों भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द CT एंड ऑल्सो द नीट इज़ कंसर्न. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते ही हैं. तो देखेंगे बच्चों द DNA. DNA इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. तो ये क्या है, लॉन्ग पॉलीमर है. पॉलीमर किसका है, पॉलीमर कैसे बना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बड़ा सा चेन है, उसी को हम बोलते हैं DNA. द लेंथ ऑफ DNA इज़ यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो लेंथ हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ऐसे नहीं मेजर करेंगे. मोस्टली कैसे मेजर किया जाता है, फिर कैसे मेंशन किया जाता है एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. तो नंबर कितने हैं उस बेसिस पे हम इसका जो लेंथ है वो बता सकते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन इट. इट ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रहता है. मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, उसके बेस पेयर्स कितने होंगे DNA में, उस हिसाब से उसका DNA का साइज़ मेजर किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज नोन एज साई इंटू 174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. तो इसमें एक बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5386. उसके बाद बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज़ 48,502 बेस पेयर्स. तो कितने बेस पेयर्स है, 48,502 बैक्टीरियोफाज लैम्डा में. फिर इशेरिशिया कोलाई भी एक है बैक्टीरिया, इसमें कितने हैं, 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स. BP मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, BP मतलब बेस पेयर्स. एंड हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA इज़ 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स. लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर. तो यहाँ पे देखो बच्चों, ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल्स में कितने DNA होते हैं, कितना DNA का साइज़ क्या होता है, मतलब उसके बेस पेयर्स कितने होंगे, ये भी मेंशन किया है, दैट इज़ 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे जाके कि DNA का ये बेसिक दिया है आपको कि क्या मतलब कैसे हम इसको मेजर करते हैं और कैसे ये हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है. ओके अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स में इतना ही स्ट्रक्चर है, सेम साइज़ रहेगा. हर एक स्पीशीज़ का वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है ना, होता है. मतलब कि सपोज़ आप एग्जांपल ले, जैसे कि डॉग का DNA है या फिर कैट का DNA है या फिर रैट का DNA है या फिर काऊ का DNA है. तो इनमें
अलग अलग दिखेगा आपको, उसका साइज़ अलग होगा, वेरिएशन नज़र आएगा। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द all the types of dogs, all the different species of the dog, then there will be very minor differences, बहुत माइनर से डिफरेंस आएंगे, लेकिन मोस्टली क्या होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर साइज सेम रहेगा भी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि जीनस टू जीनस वैरी करता है, या फिर अगर कॉमन इसमें बात करें तो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये क्या होता है, वैरी होता जाता है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, इसमें मेजरली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट्स? नाइट्रोजनस बेस है, फिर पेंटोज शुगर है, और क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ओके, तो राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए। तो डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये नाम है ना डीएनए का फुल फॉर्म या फिर लॉन्ग फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए हम राइबो शुगर यहाँ पे आरएनए में प्रेजेंट होता है और डीऑक्सीराइबो शुगर डीएनए में प्रेजेंट होता है, एंड द बिग फॉस्फेट ग्रुप। तो और एडिशनल चीज़ क्या होती है, फॉस्फेट ग्रुप। और जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो तो प्रेजेंट होते ही है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कौन से टाइप्स के बेसिस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 2 टाइप्स के मेजर अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स होते हैं, एडेनिन एंड प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स आर द मेजर 2 टाइप्स। अब प्यूरिन्स में कौन से 2 होंगे, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो प्यूरिन में 2 मेन टाइप्स है, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन। उसके बाद पिरिमिडिन में कौन से टाइप्स है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और थाइमिन है। तो साइटोसिन इज़ कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। ये बात आप ठीक से अच्छे से समझ लो कि साइटोसिन जो होता है वो क्या होता है, कॉमन रहता है डीएनए एंड आरएनए में, लेकिन थाइमिन इज़ प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। तो थाइमिन जो होगा वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होगा। तो यूरेसिल का डिफरेंस क्या आएगा, यूरेसिल इज़ प्रेजेंट इन द आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। So instead of thymine there is uracil in case of RNA. So that it is a very important point to be noted, that uracil is present in the RNA instead of thymine, right? Next, a nitrogenous base is linked to the OH of one carbon, first carbon of pentose sugar through an glycosidic linkage to form nucleoside. तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब देखिए आप ये वाला लाइन, अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू अ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ वन कार्बन, फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस डायग्राम में आपको नाइट्रोजनस बेस कहाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला है नाइट्रोजनस बेस, दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है, सब नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट है, राइट। अब दीज आर लिंक्ड टू द OH ऑफ द पेंटोज शुगर। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ओके, तो ये वाला जो रिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पेंटोज शुगर 1 2 3 4 5, ये पेंटोज शुगर है। इसका अगर OH ग्रुप यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ये एडेनिन अटैच्ड है, यहाँ पे दूसरा एक नाइट्रोजनस बेस है दैट इज़ थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट है और यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ ये जो शुगर को अटैच है देखो, तो ये वाला कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट होगा या फिर अटैच होगा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये जो लिंकेज है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हो कि क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेस शुगर को अटैच्ड है, शुगर के साथ जुड़ा है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा है टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो ये बना देगा, क्या बनाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड बना देगा, ओके। सच एज एडिनोसिन और डीऑक्सी एडिनोसिन,
अब इन केस ऑफ डीएनए ये डीऑक्सी एडिनोसिन होगा, अगर आरएनए है तो एडिनोसिन होगा, बराबर है, क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर है इसलिए हम उसको बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। राइबोज शुगर है तो उसको हम बोलेंगे एडिनोसिन, राइट। देन लाइकवाइज देर आर ऑल द अदर न्यूक्लियोसाइड्स लाइक ग्वानोसिन और डीऑक्सीग्वानोसिन, साइटिडिन और डीऑक्सीसाइटिडिन, यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। तो यूरिडिन क्यों कब होगा, कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, यूरिन, यूरिडिन और डीऑक्सीथाइमिडिन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये समझ आया है, पहला जो हम इसके पहले का प्रीवियस जो पैराग्राफ हमने डिस्कस किया था वो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपका ये आंसर भी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसका आंसर। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज़ लिंक टू OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन, और हम बोल सकते हैं कि 5th कार्बन, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है, राइट, सो दैट इज फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो होगा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ओके। तो कौन कौन से दो चीज़ें अटैच है यहाँ पे या फिर बॉन्डिंग प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ है, 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड, 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड इज देयर which is attached to the phosphate group and nucleoside through phosphodiester linkage। तो न्यूक्लियोसाइड से अटैच कौन है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, और उस बीच का, उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो ये भी आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट एज इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द न्यूक्लियोसाइड, देन दैट शुड बी phosphodiester linkage, so that is called phosphodiester linkage। A corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present। तो जिस टाइप का शुगर प्रेजेंट होगा वैसा उसको नाम आ जाएगा। 2 nucleotides are linked through 3 prime 5 prime phosphodiester linkage to form a dinucleotide। More nucleotides can be joined in such a manner to form polynucleotide chain। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety of 5 prime end of sugar which is referred to as 5 prime end of the polynucleotide chain। अब क्या दिया है इस लाइन में, दिया क्या है देखो, अब यहाँ पे जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, ओके, और OH ग्रुप कहाँ पे, 5th कार्बन एटम से अटैच था, ठीक है। तो OH था यहाँ पे, और OH कौन से कार्बन नंबर को था, ये 5th कार्बन नंबर को था। तो यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है एट 5th एंड ऑफ अ शुगर। तो शुगर के 5th एंड पे ये फॉस्फेट ग्रुप है विच इज़ फ्री, एंड देयर फॉर दिस एंड इज़ कॉल्ड एज 5 प्राइम एंड। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड इसका नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई भी शुगर अटैच नहीं है, ओके। सिमिलरली अब इस साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कार्बन है ये 3rd कार्बन एटम है, ओके, और इसका जो 3rd कार्बन एटम है वो यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे दूसरा कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। तो यहाँ हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। So similarly at the end of polymer of a sugar has free OH of 3 carbon number 3 group which is referred to as 3 prime end of the polynucleotide chain। The backbone of polynucleotide chain is formed due to sugar and phosphate। तो ये जो DNA है इसका बैकबोन कौन बनाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैकबोन है, सी दिस इज द बैकबोन। से फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी एनी लैडर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सपोज ये टाइप का लैडर है, ये वाला एक लैडर है,
ठीक है। तो ये जो दो लाइंस है ये क्या बनेंगे, बोलेंगे हम उसको बैकबोन बोलेंगे। और इसके बीच में जो स्टेप्स रहेंगे, इसके ये जो स्टेप्स रहेंगी ये क्या बन गए उसके, ये क्या बना, ये है बेस, ये इसको हम बोलेंगे बैकबोन। ओके, ये दो बैकबोन बन गए और यहाँ पे बीच में कौन प्रेजेंट है फिर, नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा ऑलवेज, एंड दीज आर द शुगर्स। ये क्या है, शुगर और फॉस्फेट से बना। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट से बना क्या है अपना, फॉस्फेट से बना क्या बन गया ये, शुगर और फॉस्फेट का बैकबोन, राइट। दीज आर टू बैकबोन्स एंड इन बिटवीन देर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड pyrimidines, जो यहाँ पे अरेंज रहते हैं और इनमें बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होता है। ओके, फिर उसके बाद जो हमने बैकबोन देखा वो किससे बना है, बैकबोन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। द नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। तो यहाँ से क्या करते हैं, दो नाइट्रोजनस बेसिस क्या करते हैं, यहाँ से एक और इस साइड से एक, इस साइड से एक और दूसरे साइड से, तो ऑपोजिट साइड से एक एक नाइट्रोजनस बेस आ जाता है और उनमें बॉन्डिंग बन जाती है। इन RNA every nucleotide residues has an additional OH group present at second position in the ribose। तो RNA में क्या होगा, every nucleotide residue has an additional OH। DNA में ये OH कम रहेगा और RNA की जगह या फिर RNA के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, एक एडिशनल OH दिखेगा। ओके, इसीलिए उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब यहाँ पे एक OH ग्रुप ऑलवेज कम रहेगा। देन ऑल्सो इन RNA द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो यहाँ पे RNA के केस में क्या होता है, यूरेसिल ऑलवेज प्रेजेंट रहता है विच इज़ एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। ओके, then 5-methyl uracil, another chemical nature of thymine। DNA as an acidic substance। DNA कैसा होगा, acidic nature में है, nature उसका acidic है। present in nucleus was first identified by फ्रेडरिक मेशर इन 1869। 1869 में इसका स्ट्रक्चर, इसका नेचर इन्होंने मेंशन किया था, फ्रेडरिक मेशर ने। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। तो इन्होंने पहले नाम क्या दिया था, फर्स्टली उन्होंने DNA नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive for very long period of time। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सालों तक लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्ट लोगों ने उसका जो इन्वेंशन है वो नहीं किया था। तो इट वाज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वैटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आगे 1953 में जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन का डेटा यहाँ पे प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन। प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इन्होंने दिया था। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन की बेसिस पे उन्होंने बनाया था, दिखाया था लोगों को, और बाद में इसका डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर सबको पता चला। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। तो इनका हॉलमार्क क्या रहा, इनका मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा कि जो बेस पेयर्स होते हैं इनमें पेयरिंग कैसे होती है, इनमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, उस जो दो चेन्स रहेंगे वो कैसे, उनका जो पोजीशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब उन्होंने मेंशन किया था इसमें भी। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff that for a double-stranded DNA, the ratios between adenine and thymine
guanine and cytosine are constant and equal ones. तो अर्विन चारगॉफ ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात बताई कि इनका जो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट रहते हैं उसमें प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स जो है उनका रेशो जो है वो इक्वल रहता है. अगर एक सपोज 1 पार्ट रहेगा तो मतलब 50% अगर प्यूरिन्स रहेंगे तो 50% क्या रहेंगे, पिरिमिडिन्स रहेंगे. ऐसा उनका ऐसे उनके ऑब्जर्वेशंस थे, उनके फाइंडिंग्स थे अर्विन चारगॉफ के. द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द न्यूक्लियोटाइड चेन्स. तो बेस पेयरिंग की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी थी बहुत ही यूनिक टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे मिली थी. दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. तो ये जो बेस पेयर्स थे, ये नाइट्रोजनस बेसिस थे, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंटरी थे. ये उनके पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे के साथ जुड़ते नहीं थे. दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड देयरफॉर द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन, देन द सीक्वेंस ऑफ द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड. अगर एक साइड का आपको बेसिस प्रेजेंट कौन से प्रेजेंट होंगे ये मालूम है तो आपको नेक्स्ट जो अनदर या फिर अपोजिट एंड में, अपोजिट साइड में कौन सा नाइट्रोजनस बेस आएगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो. ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ अ DNA, let us call it as a parental DNA, acts as a template for synthesis of new DNA strand, the two double-stranded DNA, let us call them as a daughter DNA, thus produced would be identical to the parental DNA molecule. तो यहाँ पे हम जब DNA रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखते हैं तब कैसे रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एक अगर स्ट्रैंड रिमूव, दोनों भी स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और फिर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको उसका जो बेस पेयरिंग है अपोजिट या फिर न्यूली फॉर्म डॉटर स्ट्रैंड जो बनता है आगे जाके, तो वहाँ पर कौन से नाइट्रोजनस बेस वहाँ पे आने चाहिए हम उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकेम वेरी क्लियर. तो DNA का स्ट्रक्चर बाद में बहुत अच्छी तरीके से सबको क्लियर हो गया कि कैसे कैसे उसमें बेस पेयरिंग होता है और DNA का रेप्लिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो गया. फिर हम देखेंगे अभी साइलेंट फीचर्स क्या है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में. आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बेसिक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो देखा और DNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें बेसिकली कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन्स कौन से, पिरिमिडिन्स कौन से प्रेजेंट होंगे, RNA अगर है उसमें क्या है, DNA अगर होगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, और ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने पढ़ा. और उसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बताया, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन का परसेंटेज क्या और क्यों फिक्स रहता है. अर्विन चारगॉफ ने बताया था कि इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहता है प्यूरिन्स एंड प्यूरिमिडिन्स का. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.